स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में जो है घर की बात है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है अदिति, जो एक इंटीरियर डिजाइनर से भी बढ़कर कुछ है, जो है लैंडस्केप डिजाइनर। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर्स तो फिर भी आपको काफी मिल जाएंगे, मैं भी वही हूं, लेकिन आपके घर की एक्सटीरियर ब्यूटी, बालकनी हो गया, टेरेस हो गया, लॉन हो गया, उसको ब्यूटीफाई कैसे किया जाए, आज उसके लिए हम अदिति जी से बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। और अदिति जी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, इनको 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और इसमें ये लगभग 150 के अराउंड प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जिसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों हैं। दिल्ली एनसीआर में मेजर बेस है, लेकिन अब ये पंजाब एंड आसपास की जो टेरिटरी है वहां भी एक्सपैंड करने लग गई हैं। और जो इनका वाइड स्कोप ऑफ नॉलेज है, उससे आज हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। और इनको जो नॉलेज है आज, उसमें से हम एक छोटा हिस्सा ऐसा उठाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप अपना टेरेस डिजाइन करवाने वाले हैं तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। बहुत इन डेप्थ पॉडकास्ट होने वाले हैं, हम बिल्कुल ए से लेके जेड तक हर एक चीज कवर करेंगे। फ्लोरिंग हो गया, वाटरप्रूफिंग हो गया, प्लांटर्स हो गए, परगोला हो गया, हर एक चीज जो एक टेरेस में हो सकती है, आज हम सबके बारे में बात करेंगे। तो अदिति जी, स्वागत है आपके इस पॉडकास्ट में। और मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑडियंस की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए और हमें टाइम दिया आज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। परफेक्ट। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमारी ऑडियंस ऑफ कोर्स क्यूरियस होगी कि आप क्या करती हैं, क्यों करती हैं एंड कब से कर रही हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो मैं एक लैंडस्केप डिज़ाइनर हूँ और मैं एक लैंडस्केप डिज़ाइन स्टूडियो चलाती हूँ। अगर मैं बहुत सरल भाषा में बताऊँ तो मैं गार्डन्स क्रिएट करती हूँ। अब जो आइडिया मेरे दिमाग में आया था कि हमें एक ऐसी नीश बनाएंगे जो नहीं है, ये इससे आया था कि हम लोग ना जब छोटे थे तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर होते थे, बहुत बड़े बड़े, मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स का घर था, तो हम लोग आउटडोर्स में बड़े हुए थे, हमारे पास गार्डन्स थे, प्लांट्स थे। सो ह्यूमन साइकोलॉजी वाइज भी हम ह्यूमंस वी आर हैप्पीएस्ट जब हम आउटडोर्स में होते हैं, प्लांट्स के साथ होते हैं, नेचर के साथ होते हैं। अब हम लोग अर्बन सिटीज़ में, जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ जाते हैं तो जगह की कंस्ट्रेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं और आजकल वो जो गार्डन्स जितने बड़े बड़े होते थे वो नहीं रहे हैं। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें नहीं पता, बट आई ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स। तो एक विजन था कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी, छोटी स्पेसेस में भी हम ह्यूमंस को कैसे आउटडोर्स और नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहीं से ये आइडिया स्टार्ट हुआ। ये कंपनी मैंने अकेले 2020 के स्टार्टिंग में, कोविड से पहले स्टार्ट किया था और आज एज अ प्रोप्राइटरशिप मैंने स्टार्ट किया था और आज ये प्राइवेट लिमिटेड है। और हम लोग दिल्ली में बेस्ड आउट हैं, मेरा ऑफिस मोती नगर में है और हम लोग क्लाइंट्स अक्रॉस दिल्ली एनसीआर केटर करते हैं। यहाँ पर हमारी टर्न की सर्विसेज हैं, मींस हम लोग एग्जीक्यूशन वगैरह, डिज़ाइनिंग सब खुद देखते हैं, बट अक्रॉस इंडिया मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं। परफेक्ट। लेकिन आपने जो नीश चुना है लैंडस्केप डिजाइनिंग, दिल्ली या इस जैसी जगहों पे जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ स्पेसेस उतने बड़े नहीं है, आई मीन बालकनी छोटी छोटी होती है, टेरेस तो लोगों के पास होता भी नहीं है कई बार, उसमें आपको लगता है कि इस चीज़ का स्कोप है, लाइक एक आम इंसान क्या अपनी छोटी सी बालकनी को भी डेकोरेट कर सकता है? यही चैलेंज था जो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि लोग सोच नहीं सकते थे। मेरे को आज भी याद है जो पहली बालकनी मैंने करी थी, इट वॉज ओनली 3 फीट वाइड एंड इट वॉज अराउंड, आई थिंक 12 फीट लंबी थी, 3 फीट चौड़ी थी। एंड जब मैंने उसको किया था, आई डिड इट एज अ पैशन प्रोजेक्ट, तो वो नहीं सोच पा रहा था कि इस स्पेस को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा सेटअप जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ बैठ के सुबह क्या चाय और नाश्ता कर सकते हैं, वो भी दैट गेव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो वही एक मोटिवेशन था। और मैंने हमेशा से छोटी स्पेसेस को ज़्यादा अच्छा माना है मेरे लिए, बिकॉज इट गिव्स मी अ चैलेंज। तो स्पेस यूटिलाइजेशन की डिज़ाइन एस्थेटिक्स वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आपके पास कितनी भी छोटी स्पेस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जो इंटेंट है, क्या फंक्शनैलिटी आप वहाँ पे चाहते हो, उसके बेसिस पे आप स्पेस को डिज़ाइन कर सकते हो। और मैं वहीं पे ही अपनी एक्सपर्टीज अप्लाई करती हूँ। तो आपको बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए गार्डन बनाने के लिए, आप छोटे से स्पेस से स्टार्ट कर सकते हो एंड देख सकते हो आपको कितना यूज़ करना है स्पेस का। ओके, सो हम टेरेस पे मूव करते हैं कि उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास टेरेस है। दिल्ली में तो आई थिंक पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, आई डोंट नो गुड़गांव नोएडा में कितनी ऐसी पॉपुलेशन। टेरेस अगर हमें डिज़ाइन करना है तो आप बिल्कुल हमें स्टेप 1 से गाइड करना शुरू करिए कि बिल्कुल सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई एम गेसिंग लेआउट एंड ऑल सबसे पहले डिसाइड होता होगा। तो पहले हम ये सोच लेते हैं कि आपकी टेरेस जो है, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी टेरेस एकदम बिल्कुल रफ है, मतलब बेयर बोन्स, उस पर आपने कुछ काम नहीं कराया है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, हम उसको पहले विजिट करते हैं। विजिटेशन में हम ये देखते हैं कि साइट की क्या हालत है, आपकी फ्लोरिंग का क्या अभी स्टेटस है, अगर आपने वहाँ पे टाइल्स लगवाई हैं या स्टोन लगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद कितना बड़ा स्पेस है, क्या आपकी लाइट की डायरेक्शन है, कौन से माले पर आपका टेरेस है, वहाँ पे क्या विंड प्रेशर है,
आपकी यूटिलिटीज़ क्या है, ये सब हम क्लाइंट्स से एक बार ब्रीफ लेते हैं। ये हमारा साइट विजिट के दौरान होता है, जब हम सारी स्पेस को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको उस स्पेस को कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है जिसको होस्ट करना बहुत पसंद है, तो हम उसको एक होस्टिंग स्पेस जैसे बना सकते हैं। दूसरी फैमिली है, उसको अपने बच्चों के लिए एक रिट्रीट चाहिए होता है, तो हम उसको बच्चों के लिए डिज़ाइन करता है। तीसरी फैमिली है जिसको वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है, उसको अपने लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो करने हैं, तो हम उसके लिए उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। सो सबकी यूटिलिटीज़ अलग होती हैं। बेसिस ऑन दीज यूटिलिटीज़ हम लोग बेस्ट डिज़ाइन सोल्यूशंस उनको निकाल के देते हैं। ओके, सो स्टेप 1 हो गया कि सबसे पहले हमें यूटिलिटी जाननी है कि आपको टेरेस यूज करना क्यों है। Exactly. क्या वो सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए है, शायद बच्चों के लिए है, शायद बूढ़े माँ बाप के लिए है, वेजिटेशन के लिए क्या है, वो सबसे पहला स्टेप हो गया, राइट। अब इसमें आपने कुछ ना इंपॉर्टेंट चीज़ें कही जो मुझे भी नहीं पता, जैसे आपने कहा आप विंड प्रेशर देखते हो, सन की डायरेक्शन देखते हो, तो इसका आप थोड़ा सा मुझे वो बताएंगे कि इसका क्या यूजेज होता है स्पेस लेआउट प्लानिंग में। हाँ, सो जैसे आपको पता है लैंडस्केप डिज़ाइन में सबसे पहले तो प्लान्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्लान्स कितनी धूप में रखे गए हैं उनसे सब कुछ डिफाइन होता है। जैसे इंटीरियर्स में भी आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा सन जो होता है साउथ फेसिंग के साइड में हो जाता है, राइट। अगर आपका साउथ फेसिंग विंडो है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट आती है, तो हम वही सब टेरेस पे देखते हैं। अगर एक टेरेस पे पार्शियल शेड आ रहा है तो हम उसको कैसे डेवलप करेंगे, और अगर एक टेरेस पे बहुत धूप आ रही है तो हम उसको कैसे डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेजिटेबल्स ग्रो करनी है तो आप वहाँ पर प्लांटेशन करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, और अगर आपको एक सीटिंग एरिया बनाना है तो आप वहाँ बनाएंगे जहाँ पे थोड़ी सी शेड आ रही है। तो ये लाइट देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, गॉट इट। तो इसमें आपने डिफरेंट सिनेरियोज दिए कि आपको वेजिटेशन करनी है तो अलग लेआउट होगा, आपको बच्चों के लिए करना है अलग लेआउट होगा, सिर्फ ब्यूटी के लिए करना है या सिर्फ बैठने के लिए करना है तो अलग लेआउट होगा। इसको आप थोड़ा सा बता पाएंगे, लेट्स से ऑडियंस में कोई है जो कह रहा है कि मुझे सिर्फ बच्चों के लिए करना है, क्या वो एलिमेंट्स है जो आपको लगता है कि भाई ये तो होने ही चाहिए लेआउट के दौरान। सो कोई भी टेरेस को पहले आप जोन्स में डिवाइड करोगे। आपको एक जोन चाहिए जहाँ पर आप बैठ सकते हो, आपके बच्चे बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। और बिकॉज आपने बच्चों की बात करी तो हमें एक जोन ऐसा चाहिए जहाँ पर कुछ भी क्लटर ना हो, जहाँ पर बच्चे खेल सकें, कूद सकें, भाग सकें एंड यूटिलिटी यूज़ कर सकें। तो मैं एक टेरेस को 2 जोन्स में डिवाइड कर देती हूँ। जो जोन में पेरेंट्स बैठेंगे, या फॉर एग्जांपल बच्चों की बर्थडे पार्टी है जहाँ पे गेस्ट बैठेंगे, वहाँ पर मैं एक सेमी शेडेड स्ट्रक्चर दे दूँगी और कुछ सीट्स दे दूँगी जहाँ पर शेड के अंदर बच्चे बैठ सकते हैं या बड़े बैठ सकते हैं। और जो ओपन एरिया होगा उसको हम और डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर अपने बच्चों के लिए आउटडोर जिम बनवाना है तो आउटडोर जिम बनाते हैं। देयर इज़ अ फ्लोरिंग जो शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लोरिंग होती है, जो बच्चों को चोट ना लगे, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जिम नहीं बनाना तो आप ग्रास ले कर सकते हो जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। आप बच्चों के लिए स्विंग लगवा सकते हो, आप बच्चों के लिए सैंड पिट बना सकते हो जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको अपने बच्चों की एज के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिसाइड करनी है। बच्चों के केस में सिर्फ यही है कि आप सेपरेट रखो जोन्स और क्लीन रखो एरिया। मुझे पर्सनली अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप एक कॉर्नर ऐसा रखो जहाँ पे आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करो। ओके, क्योंकि बच्चों को हम जब तक हम नहीं सिखाएंगे उनको वैल्यू नहीं पता लगेगी। और जो बच्चे खुद से खाना ग्रो करना सीखते हैं, दे लर्न अ लॉट। आई फील गार्डनिंग टीचेस यू अ लॉट। तो बच्चों को वहाँ इन्वॉल्व करो, हैव अ फ्यू वेजिटेबल का प्लांट्स, आप उनके साथ वहाँ पे डेडिकेटेड ग्रो बैग्स या जो भी हैं हम उनको वो बना के देते हैं, एंड वो फिर अपने बच्चों के साथ वहाँ पे टोमेटोज उगाते हैं, चिलीज उगाते हैं, एंड देयर अ यू नो मोर वैल्यू टू इट। इट्स नॉट जस्ट कि हमने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ किया, हमने लर्निंग के लिए भी इसको यूज़ किया है। ओके। तो इसमें आपने 2 इंटरेस्टिंग चीजें कही जो मुझे जाननी है आपसे। एक आपने कहा सैंडपिट, आप पहले सैंडपिट बता दिए, उसके बाद मैं फिर वेजिटेशन पर आऊंगा। सैंडपिट एक एरिया हम ऐसा डेडिकेट कर सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन एज और साइज और कितने बच्चे हैं, एक एरिया है जिसको हम रेज करेंगे, और उसके अंदर हम जो रिवर सैंड होती है या फिर जो बीच सैंड होती है, हम जो भी हमें पास अवेलेबल है हम उसको उसमें भर देते हैं। वी रेज द बाउंड्री सो दैट देयर इज़ अ प्ले एरिया, और सैंड के अंदर बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं, जैसे बच्चे बीच पे खेलते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड रिक्रिएशनल एक्टिविटी जहाँ पे बच्चों की को डेवलपमेंट होती है, उनकी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होता है। बट बिकॉज इट इज़ अ टेरेस तो विंड प्रेशर भी रहता है, तो हम हमेशा उसको कवर करके रखते हैं। तो हम या तो उसमें ऐसा कुछ लिड बना देंगे या कुछ ऐसा बना देंगे कि वो जब आप यूज़ नहीं करें तो आप उसको कवर करके रख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड वे टू एंगेज किड्स आउटडोर्स। तो इसकी थिकनेस मतलब कितनी सैंड मुझे डालनी चाहिए और क्या बाउंड्री कितनी रेस करनी चाहिए, उसके कुछ गाइडलाइन आप है? इसकी बाउंड्री एटलीस्ट, अगर आपका बच्चा, क्योंकि आप चाहोगे कि वो थोड़ा बड़ा हो तो यूज़ करे, आप इसकी बाउंड्री मिनिमम आप
2 फीट तो रेस करो, 1.5 से 2 फीट आप रेस करोगे, तब आप उसके अंदर आधा सैंड भरोगे। कभी भी सैंड हमें ज़्यादा नहीं भरना, 3/4 हाफ से ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि वो सब बाहर स्पिल होगा। तो आप डिपेंडिंग आपके कितने बड़े बच्चे हैं, उनको कितना उसमें खेलना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। और हमेशा हम कम सैंड इसलिए भरते हैं क्योंकि हमेशा स्पिल होता रहता है आसपास, तो आप उसको आधे से कम रखें। 3/4 इज़ द आइडियल, आप जितनी भी थिकनेस ले रहे हो। और उसके बाद जब आपको लगे कि अभी हमें और यूज़ करना है, यू कैन ऐड इट टू इट। क्या मुझे कुछ ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो बोझ ले पा रहे, क्योंकि 1 फुट की सैंड डल जाएगी पूरे में। सैंड बहुत कोर्स होती है, ड्रेनेज बहुत हल्की होती है। सैंड इज़ अ वेरी लाइट मटेरियल, तो सैंड पिट के लिए तो आपको नहीं देखना। हाँ, अगर आप बहुत बड़ा सैंड पिट बना रहे हैं तो एक बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक लोड भी आ जाएगा। बट जनरली अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल 4x4 का सैंड पिट बना रहे हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैंड बहुत लाइट होती है। और जैसे आपने कहा ड्रेनेज के लिए, तो ड्रेनेज का क्या होना चाहिए, क्योंकि बारिश पड़ेगी तो सैंड के आर पार पानी हाँ, होगा। तो आप इसके लिए ड्रेन छोड़ सकते हैं। ड्रेन के अंदर, ताकि सैंड ना घुसे, आप उसके अंदर ड्रेन सेल्स लगा सकते हैं। आप उसको जियो टेक्सटाइल शीट से भी ड्रेन को कवर कर सकते हैं, ताकि जब पानी निकले तो सैंड रह जाए और पानी निकल जाए। दूसरा, सैंड बहुत कोर्स होती है, टेक्सचर बहुत कोर्स होता है, इट डज नॉट होल्ड वाटर, तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम आता नहीं है। बस हम एक आउटलेट दे देंगे और सैंड को रोकने के लिए एक टेक्सटाइल शीट लगा देंगे बीच में, ताकि पानी निकल जाए, सैंड रुक जाए। ओके, तो इसमें जो ढलान देनी होती है टेरेस में वैसे देते ही हैं, कुछ ज़्यादा देनी पड़ती है या नॉर्मल भी चल इसमें जाएगी? ये तो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, बट जब हम प्लान करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मुझे बोली, इस पर मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगी। आप कुछ भी बना रहे हो, चाहे वो सैंड पिट है, चाहे वो एक डेक है, आपको सबसे पहले स्लोप देखनी है टेरेस की। अगर टेरेस का स्लोप ही खराब है तो आप कुछ भी वहाँ पे ऐड कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपको ये देखना है कि टेरेस में स्लोप कितनी है और किस डायरेक्शन में जा रही है। आप उसको ब्लॉक ना करें, आप उसके अकॉर्डिंग लेआउट प्लान करें। ये बेसिक है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, सैंड पिट के बारे में आई थिंक मैं पूरी तरह क्लियर हो गया। इसके अलावा आपने एक जगह बोला था वेजिटेबल उगाने के लिए, आई थिंक ये बच्चों के लिए भी ठीक है, या फिर टेरेस गार्डन जो भी बना रहा है ये उसकी इच्छा रहती है, बड़े बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, कि ये रहना चाहिए। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ग्रो बैग के जरिए करा जाए, या फिर आजकल मैंने देखा है कि टेरेस पर मिट्टी डालकर भी पूरा बेडिंग बना दी जाती है फिर उगाया जाता है, तो इनमें से क्या प्रेफरेंस रहेगी आपकी? दोनों अपनी जगह ठीक है। ग्रो बैग्स बहुत पोर्टेबल और कन्वीनियंट होते हैं। जैसे अगर आपको कल को है कि मुझे एरिया क्लियर करना है, या मैं अपनी वेजिटेबल्स को उठा के वहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तो आप ग्रो बैग्स का यूज़ करो, बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। और आजकल मार्केट में हर साइज़ का ग्रो बैग मिल जाता है। सो आप एक छोटे से ग्रो बैग से स्टार्ट कर सकते हो, आप 8 इंच के ग्रो बैग से स्टार्ट कर सकते हो, 10-12 इंच के कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आप लर्न करोगे, क्योंकि गार्डनिंग हम हमेशा लर्न करते हैं, स्पेशली वेजिटेबल गार्डनिंग, आप उसको बड़ा कर सकते हो विद रेज बेड्स, जिसे हम हिंदी में इसको क्यारियां भी बोल सकते हैं। क्यारियों में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल के गार्डनर हो तो आप क्यारियों में इन्वेस्ट करो। आपको पता है कि हमें हर सीज़न सब्जी लगानी ही लगानी है, और हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमें बहुत सारा ग्रो करना है, तो आप क्यारियों में इन्वेस्ट करो। तो दोनों का अपना अपना यूटिलिटी है। मैं ये बोलूँगी, अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आप हमेशा ग्रो बैग्स रखिए और देखिए आप कितना ग्रो कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क। करेक्ट। तो हम कितना टाइम डेडिकेट कर पा रहे हैं, हम कितना उसको दे पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप फिर क्यारी में जा सकते ओके, सो टेरेस पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि ग्रीन ग्रास उगाई जाती है, नेचुरल होती है, ठीक है, उसके अंदर छोटे मोटे पेड़ भी लगा दिए जाते हैं। तो अगर वो मुझे अपने टेरेस पे बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, इंक्लूडिंग ड्रेनेज, मिट्टी कितनी डलनी है, कितना ऊंचा होना चाहिए, एवरीथिंग? सो अगर आपको अपनी टेरेस पे नेचुरल ग्रास ग्रो करनी है, सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर से चेक करिए कि लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी टेरेस की। ये सबसे बड़ी इशू है, क्योंकि आप जब टेरेस पे आप छोटी सी जगह तो ग्रास लगाएंगे नहीं, और जब हम उसके ऊपर इतना सारा माल डालेंगे, हम लोग सैंड डालेंगे, हम सॉइल डालेंगे, और जब उसको हम इरीगेट करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो उसका वेट बहुत बढ़ जाएगा टेरेस पे। तो सबसे पहले आप लोड बियरिंग कैपेसिटी चेक कराएंगे। दूसरा, जब भी आप अपने टेरेस पे ग्रास उगाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके टेरेस में स्पेस होना चाहिए, लाइक थिकनेस होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 इंचेस तो होना चाहिए, 4 इंचेस तो आपको गैप छोड़ना चाहिए, ताकि आप उसको लेयर करके ग्रास लगा सकें। अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास नहीं है स्पेस, तो आप हम साइड की बाउंड्रीज भी उठा सकते हैं, ताकि वो एक पिट जैसा बन जाए, जहाँ पर 6 इंच के आसपास का? चेंज होना चाहिए Okay, मेरे हिसाब से। right. 4 में भी मैनेज कर सकते हैं, बट 6 इंच इज़ द आइडियल गुड सिस्टम। तो मैं बोल रही थी कि अगर आपके पास स्पेस है, आपने ये सब देख लिया, उसके बाद आप जो स्लोप है उसका ध्यान रखेंगे, आप किस डायरेक्शन में स्लोप आ रहा है वो देखेंगे। फिर हम ड्रेनेज सिस्टम नीचे डालना शुरू करते हैं, जैसे फ्रेंच ड्रेन्स हो गई। फ्रेंच ड्रेन? हाँ, सो पाइप्स हम रन कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर, कि अगर आपकी स्लोप
दूसरी साइड है तो वहाँ तक एक आप ड्रेन रन करोगे जिसमें होल्स होंगे, तो अगर रन डाउन होगा वाटर का तो उसके थ्रू ड्रेन में निकल जाएगा। तो ऐसे हम पाइप्स लेन करते हैं, जिनको हम फ्रेंच ड्रेन्स भी बोल सकते हैं। दूसरा, एक कमर्शियल लेवल का बहुत अच्छा आप वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट अपने घर पे बुलाइए और मेक श्योर कि वाटर प्रूफिंग अच्छे से हो। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वंस वाटर प्रूफिंग इज़ डन, आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप ड्रेन डालोगे। उसके बाद हम एडिशनल ड्रेनेज इंश्योर करते हैं, क्योंकि अगर आपने ग्रास उगानी है तो वी हैव टू मेक श्योर कि सीपेज हो ही ना। तो सबसे पहले जब हम ड्रेन डालते हैं उसके नीचे हम एक रीइंफोर्स्ड जियो टेक्सटाइल शीट डालते हैं। जियो टेक्सटाइल शीट एक वोवन फैब्रिक होता है जिससे पानी तो निकल जाता है नीचे, बहुत अच्छे से निकल जाता है, पर वो छन के निकलता है। तो जो भी सैंड, ग्रास, पेबल्स कुछ भी रहेगा वो नहीं जाएगा, वो ब्लॉक नहीं करेगा। तो पहले हमने जियो टेक्सटाइल शीट लगा दिया। ड्रेन सेल्स, फिर हम ड्रेन सेल्स पे आते हैं। ड्रेन सेल्स रेज्ड प्लास्टिक के सेल्स होते हैं जिनसे अगेन ड्रेनेज होती है। तो उसमें सॉइल वॉइल सब ऊपर रह जाता है, पानी सब नीचे ड्रेन हो जाता है, छन जाता है। तो ड्रेन सेल्स हो गई। और ज़्यादा बड़ी टेरेस है तो मैंने बोला फ्रेंच ड्रेन्स हम बना सकते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर जो सबस्ट्रैट है, सबस्ट्रैट मतलब जिसके ऊपर आप ग्रास ग्रो करेंगे, वो डालना शुरू करेंगे, विच मीन्स सॉइल। तो जो आपने फ्रेंच ड्रेन की बात बोली, इसमें कितने के पाइप आने चाहिए? क्या बहुत थिकनेस वाले हुए तो आई थिंक मुझे फिर डाउन भी ज्यादा लेना पड़ेगा। हाँ। तो कितने थिकनेस वाले तो पाइप डिपेंड काफी करता है रहेंगे? आपके पास कितनी स्पेस है। आप ज़्यादा थिक अगर आपके पास जगह है, और फ्रेंच ड्रेन्स जहाँ पर बहुत बड़ी स्पेस है वहाँ पे यूज़ होते हैं। वैसे हम ड्रेन सेल्स वगैरह से काम चला लेते हैं, बट तो आप जो रेगुलर पीवीसी पाइप होता है आप उसको भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपके पास कितनी थिक है। तो अगर आपके पास 6 इंच है तो आई एम श्योर कि आप 4 इंच का पाइप तो लोगे नहीं। हाँ, of course. हाँ, तो डिपेंडिंग आपके पास कितना एरिया है आप उससे ले सकते हैं, एंड उसके अंदर हम बीच में होल्स करते हैं और उसको फिर ले कर देते हैं। ओके, इसके बाद आपने जो लेयरिंग बोला, आई थिंक वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसका। तो जितना मुझे पता चला मैं बताता हूँ, मुझे करेक्ट करना। सबसे बेसिक लेवल पर हो गई वाटर प्रूफिंग, जो हो गई लेंटर के लेवल पर, राइट? ये केमिकल की भी हो सकती है, बिटुमिन की भी हो सकती है, आई थिंक ये दो सबसे Polyurethane। वो भी हो सकती है। इन तीनों में से वैसे आप प्रेफर क्या करोगे? बिटुमिन बहुत फेमस है आजकल, वो भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी साइड पे भी, आपका कितना रन डाउन है, कैसे स्लोप है। हाँ, राइट। बट हाँ, आई थिंक बिटुमिन इस मामले में काफी अच्छा रहेगा हाँ। कि सीधे पानी वो झेल हाँ, सकता है। exactly। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी वाटर प्रूफिंग आ गई। उसके अगली लेयर ड्रेन्स की आई या ड्रेन सेल की आई? सो अगेन आप ड्रेन सेल्स या फ्रेंच ड्रेन्स में से चूज कर सकते हो। Okay। ज़्यादातर हम ड्रेन सेल्स लगाते हैं क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं। Right। और अगर आपकी वाटर प्रूफिंग अच्छी है, फ्रेंच ड्रेन्स में ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। पर फ्रेंच ड्रेन्स वहाँ पे हमेशा एडवाइजेबल होती है जहाँ पे स्पेस बहुत बड़ा है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अगर इतना बड़ा स्पेस है तो पानी भी बहुत तेज़ी से निकलना चाहिए। तो फ्रेंच ड्रेन्स हम जनरली वहाँ यूज़ करते हैं। बट अगर आपने प्रॉपरली वाटर प्रूफिंग कराई है और आपका एक रेगुलर रेजिडेंशियल साइज़ है तो आप रेगुलर ड्रेन सेल्स भी डाल सकते हैं। क्या मुझे वाटर प्रूफिंग के ऊपर पहले पीसीसी करवाने की जरूरत है, फिर ड्रेन सेल रखूं, या सिर्फ वाटर प्रूफिंग के ऊपर सीधे ड्रेन सेल रख दूं? आप वाटर प्रूफिंग के ऊपर पीसीसी भी करा सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू सी आपके पास कितनी जगह बची हाँ, है। राइट, ठीक है। हाँ, हाँ, अगर आपके पास स्कोप है तो आप पीसीसी करा लीजिए, फिर ड्रेन सेल्स लगा लीजिए। ठीक है, तो एज्यूमिंग कि मेरे पास स्कोप है, मैंने वाटर प्रूफिंग करवाई, फिर मेरे पास पीसीसी आ गई, फिर उसके ऊपर मैंने ड्रेन Drain सेल cells। स्लैश फ्रेंच ड्रेन इनमें से कुछ भी रख लिया, Yes। राइट? ओके, इसके ऊपर जो आपने बोला था लेयर Geotextile। जियो टेक्सटाइल, राइट, वो होते हैं बेसिकली छानने के लिए कि हाँ। मिट्टी ना जाए, एक सिर्फ पानी वोवन जाए फैब्रिक नीचे। होता है जिसको Right। हम स्ट्रेच करके पूरे के पूरे एरिया में लगा देते हैं, साइड्स भी कवर कर देते हैं। ओके, राइट। पूरा एक बेस लेयर होता है, उसको हम पूरे क्लॉथ को साइड भी कवर करके सारी जगह प्रॉपरली बना देते हैं उसको। इसको फटने वटने की दिक्कत नहीं होती क्या? बहुत सालों तक नहीं होती है। इट्स अ रीइंफोर्स्ड जियो टेक्सटाइल शीट, जो नीचे लगती है नहीं फटती इतनी जल्दी। ओके, हाँ। ठीक है, ये लेयर आ गई। अब इसके ऊपर इसके ऊपर हम सबस्ट्रैट मतलब जिसमें आपको घास उगानी है, आप सीधा वो डालना शुरू कर देंगे। अगर आपको और ड्रेनेज चाहिए तो आप एक लेवल खंगर जो कोल का वो होता Okay, है, right। आप वो भी डाल सकते हो, उससे है। आपकी एडिशनल ड्रेनेज हो जाएगी। बट अगेन ये सब हम तब डिसाइड करते हैं हमारे पास पता हो Thickness कितनी हो हमारे thickness पास, है। right। हमारे पास अगर स्कोप है, किसी किसी को बहुत डर लगता है सीपेज से तो वो बहुत सारी थिकनेस देता है, फिर हम खंगर भी डाल देते हैं। पेबल्स, रिवर जो पेबल्स होते हैं, पेबल्स भी डाल देते हैं नीचे, रोड़ी भी डाल सकते हैं, तो ये सब भी डाल सकते हैं। आइडिया इज हमें ऐसी चीजें ढूंढनी है जिससे बस पानी छन के नीचे आ जाए, राइट। और मिट्टी ऊपर रह जाए। जब आपके पास ये सारी लेयर्स हो गई, अब हम सबस्ट्रैट पे आ जाएंगे। सब्सट्रैक्ट क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? सबस्ट्रैट होता है मिट्टी या एक सरफेस जिस पे आप प्लांट या ग्रास ग्रो कर रहे हो। तो वो मिट्टी और ये कोकोपीट ये जो आते हैं इन सबका हाँ, मिक्सचर तो होता है एक हमें तरह से। ये इंश्योर करना है कि अगर हम टेरेस पे
इवन प्लांटेशन पॉट टेरेस पे कर रहे हैं, हमें ना बहुत लाइट मीडियम मिक्सचर बनाना पड़ता है। लाइट मीडियम मिक्सचर से मेरा ये मतलब है कि हम उसके अंदर ना सॉइल, जो मिट्टी है, जो गार्डन सॉइल, उसको हम बहुत कम रखते हैं। गार्डन सॉइल बहुत हैवी होती है, और अगर हम प्लांट्स को अगर हैंग कर रहे हैं या हम टेरेस पे डाल रहे हैं, हमें उसका लोड कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सैंड, हम कोकोपीट और हम कंपोस्ट, ये तीनों चीज़ें मिलाकर इसमें हम गार्डन सॉइल ना के बराबर लेंगे और उससे हम मिक्सचर तैयार करेंगे। ये मिक्सचर ना बहुत एयरी होता है, मतलब इसमें पानी भी डालोगे तो रन डाउन हो जाएगा, कुछ रुकेगा नहीं। थोड़ा बहुत हम कोकोपीट डालते हैं ताकि मॉइस्चर ट्रैप रहे। कोकोपीट एसेंशियली क्या होता है कि आपकी जो कोकोनट की जो छाल होती है उसको पीस कर वो बनता है, तो इट इज़ नोन टू ट्रैप मॉइस्चर। ओके, इसका कोई प्रोपोर्शन है कि हमें कितने So, परसेंट डालना अगर चाहिए? सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, मैं 60% तो जो आपका कोकोपीट और कॉम्पोस्ट, कोकोपीट और जो आपका सैंड है उससे बनाती हूँ, थोड़ी गार्डन सॉइल मिला के। बाकी जो आपको 40% बचता है उसको मैं कॉम्पोस्ट डाल के उसको मिक्स करके बना देती हूँ। तो सॉरी, कोकोपीट मिक्स करके। तो कोकोपीट हम थोड़ा सा कम रखते हैं, सैंड, मिट्टी और कॉम्पोस्ट ज़्यादा रखते हैं। तो इसमें जैसे कोकोपीट हुआ मॉइस्चर ट्रैप करने के लिए, क्योंकि हमें मॉइस्चर ट्रैप करने के लिए कुछ चाहिए। सैंड हुआ बेटर ड्रेनेज के लिए, हवा के लिए, ताकि रूट्स को ब्रीदिंग स्पेस मिले। और कंपोस्ट हुआ न्यूट्रिशन के लिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लगभग कोई भी पेड़ जिसकी जड़ें उस डेप्थ में रहे वो संभाल तो कर सकते अब हैं। हमें, क्योंकि हमारे पास थिकनेस कम है, तो अगर हम ग्रास लगाना चाहते हैं तो ग्रास के फिर कारपेट्स बने बनाए आते हैं। आप ग्रास के कारपेट्स ले करो, आप ग्रास की सीड सो करो। और अगर आपको ट्रीज लगाने हैं तो आई एडवाइस कि आप ऐसे नॉन इन्वेजिव ट्रीज ढूंढो जिनकी रूट्स बहुत जल्दी ना फैलें, क्योंकि अगर रूट्स नीचे फैल गई तो आपके स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम करेंगी। राइट, एंड आई थिंक उसके लिए फिर थिकनेस भी हमें काफी लेनी बहुत चाहिए पड़ेगी। होती है। और अगर रूट बॉल, क्योंकि पेड़ की जड़ें हमेशा अपना रास्ता बना लेती हैं। करेक्ट। आपने देखा होगा सीमेंट से भी बाहर निकल रहा होता है, तो वो नहीं रुक पाते। इसीलिए हम जनरली बहुत छोटे शब्स, हर्ब्स यही लगाते हैं। ट्रीज मैं अवॉइड करती हूँ। ओके, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कैसे कैसे लेयरिंग करनी होती है। आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ बट राइट, ठीक है। ओके, दैट वाज ग्रेट। आई थिंक जो बहुत मेजर हमें क्वेरी आती है आपने उसका जवाब दे दिया। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो है किसी तरह की वाटर बॉडी बनाना। वो स्विमिंग पूल हो सकता है, छोटा सा पिट हो सकता है, पानी का फाउंटेन हो सकता है। उसमें भी वाटर प्रूफिंग का सेम तरीका रहेगा या उसमें कुछ और चीज़ें जो ध्यान रखनी होगी? स्विमिंग पूल के लिए तो स्विमिंग पूल एक्सपर्ट्स होते हैं, और हम लोग हमेशा आउटसोर्स करने पे बिलीव करते हैं स्विमिंग पूल, बिकॉज स्विमिंग पूल की ना एक तो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी हमेशा चेक करना पड़ता है अगेन, क्योंकि स्विमिंग पूल में जब पानी आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए हमको स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमेशा कंसल्ट करना ही चाहिए। उसके बाद क्योंकि स्विमिंग पूल में परमानेंटली पानी फिल रहता है, तो इसकी जो वाटर प्रूफिंग की और ड्रेनेज की टेक्निक होती है वो बहुत हाई एंड होती है, और उसके लिए हम हमेशा आउटसोर्स करते हैं। तो हमेशा एक स्विमिंग पूल एक्सपर्ट से, क्योंकि इसकी जो ड्रेनेज और सीपेज के इश्यूज होते हैं वो रेगुलर गार्डनिंग से अलग होते हैं, तो इसकी जो सोल्यूशंस हैं वो भी अलग होते हैं। राइट, ठीक है। तो एक बार हमारा पूरा सरफेस तैयार हो गया, उसमें हमने वाटर प्रूफिंग कर दी, हमें जहाँ अगर पिट बनाना है तो वो सब कर लिया हमने। अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा फ्लोरिंग का, राइट? हाँ। फ्लोरिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्लस आप पर्सनली क्या रिकमेंड करते हो और क्यों? सबसे क्योंकि हम आउटडोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें फ्लोरिंग ऐसी लेनी है जो यूवी रेजिस्टेंट हो, जिसको धूप से कोई फ़र्क ना पड़े, जिसका जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो, ज़्यादा हीट ट्रैप ना करे, और सबसे मेन बात वो स्लिपरी ना हो जब उसमें पानी डले। हम जब भी टेरेस के लिए फ्लोरिंग्स, टेरेस के लिए 2-3 तरीके की फ्लोरिंग्स होती हैं। एक है हमारे पास नेचुरल स्टोन, विच इज़ द बेस्ट। आपके हीट ब्लास्टेड ग्रेनाइट हो गया, कोटा स्टोन हो गया, या आपका नेचुरल सैंडस्टोन हो गया, ये बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इनसे एक तो हीट एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होती है, दूसरा देखने में बहुत अच्छा लगता है, और ये नॉन स्लिपरी होते हैं और धूप से इनको कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो इट्स अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। कोटा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। देन देर आर टाइल्स, जो कि आजकल नॉन स्लिप यूवी प्रोटेक्टेड टाइल्स आती हैं, वेट्रीफाइड टाइल्स होती हैं, कजारिया वगैरह, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो हम यूज़ करते हैं। तो आप टाइल्स भी पिक कर सकते हैं। टाइल्स बहुत इजी रहती हैं, जिनके पास बजट कम है वो टाइल्स पिक कर सकते हैं। टाइल्स के मेंटेनेंस बहुत इजी रहती है, बस उनको ले कैसे कर रहे हैं हम, उसको ले करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू टेक केयर कि आप जो आपके एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, आपके जो क्रैक्स हैं, आप उनको प्रॉपर्ली सील करें ताकि आपकी सीपेज में प्रॉब्लम ना आए। तो वो टाइल्स हो गई। टाइल्स भी पोर्सिलीन टाइल्स आती हैं, सेरेमिक, विट्रीफाइड। तो आप नॉन स्लिप टाइल देखिए, जो आपकी बाथरूम्स में भी जनरली यूज़ होती है, वो भी नॉन स्लिप होती हैं, तो वैसी टाइल्स हम यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ आप ब्रिक डेक्स और वुडन टाइल्स, वुडन डेक्स भी बना सकते हैं। नाउ हम जब वुड की बात करते हैं तो देयर इज़ अ वुड विच इज़ सीजनड फॉर आउटडोर यूज़।
ट्रीटेड पाइन वुड, थर्मो पाइन वुड होती है, ईपे होती है, ये सारी वुड्स आउटडोर में यूज़ होती है। आप इसका भी फ्लोरिंग बना सकते हैं। इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, पर अगर आपको लग्जरी फील देना है तो आप वुड पे जा सकते हैं। और एक सस्टेनेबल वे है कि टेराकोटा टाइल्स आती हैं जो बहुत सुंदर लगती है, सबको एस्थेटिकली नहीं अच्छी लगती, बट उससे एक तो वो चीप होती है, दूसरा हीट से उनको कोई नुकसान नहीं होता, और तीसरा एक कूलिंग इफेक्ट आपके पूरे घर में वो दे देती हैं। तो आप टेराकोटा टाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आपने कोटा बोला, आपने टाइल्स बोला, आपने ग्रेनाइट बोला, आपने वुडन डेक बोला, ब्रिक डेक बोला, टेराकोटा बोला। पर्सनली आपका क्या फेवरेट है इसमें से? अगर आप कॉस्ट की बात करो कि बजट में भी हो जाए और हमें अच्छा भी लगे, तो टाइल्स आर द बेस्ट। ओके, और अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्ट करने का है तो नेचुरल स्टोन इज ऑलवेज द बेस्ट। यू मीन ग्रेनाइट हम कर सकते हैं? हाँ, Okay. बट इट हैज़ टू हैव अ टेक्सचर टू इट, नॉन स्लिप। क्या बाय एनी चांस हम मार्बल वगैरह पे भी जा सकते हैं? मैं मार्बल कभी नहीं लगाती। मार्बल की जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत डल हो जाता है, एंड उसका जो स्लिप, ये सब जो पानी के साथ उसका, मैं नहीं, इट्स नॉट सूटेबल फॉर आउटडोर्स। ओके, तो जैसे आपने बोला कि टाइल्स सबसे बेहतरीन है, इसमें बहुत सारी आती हैं, विट्रीफाइड आती है, सेरेमिक आती है, सो इनमें से क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए हमारी? विट्रीफाइड अच्छी रहती है, विट्रीफाइड की स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, यूवी प्रोटेक्टेड भी होती है। सेरेमिक भी अच्छी होती है, सेरेमिक का थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है। विट्रीफाइड टाइल्स में आजकल बहुत पैटर्न्स हैं, मोस्टली लोग विट्रीफाइड इसलिए लगवाते हैं बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, और हर रेंज में मिल जाती है। ओके, एंड जब हम ये टाइल को ले करें तो इनके बीच में गैप रखे ग्रूविंग का, जिसमें हम इपॉक्सी वगैरह भरें, या फिर बिल्कुल ज्वाइन करके नहीं, लगवाएं? कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे आप इंटीरियर में टाइल्स ले करते हैं, आउटडोर में भी ऐसे ही करेंगे। हम लोग उसके बीच में गैप रखेंगे, हम लोग स्पेसेस लगाएंगे, फिर हम इनके जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं उनको सील करेंगे प्रॉपर्ली, और जैसे ही हम इंटीरियर्स में ले करते हैं, छत पर भी ऐसी ही टाइल्स ले करते हैं। ओके, आपने एक चीज़ और बोली, हीट ट्रैप नहीं होनी चाहिए, राइट? टाइल्स तो आई नो ठीक है, क्या ग्रेनाइट में भी हीट ट्रैप नहीं होती? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ जगह सुना है कि ग्रेनाइट में आयरन मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो क्या वो भी चलेगा? ग्रेनाइट में होता है, ग्रेनाइट में हीट ट्रैप होता है। नेचुरल स्टोन, जैसे अगर हम सैंडस्टोन वगैरह करेंगे तो वो बेटर रहता है Okay. एज कम्पेयर टू, अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स और ग्रेनाइट को कंपेयर करोगे, ग्रेनाइट की हीट कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो मैंने टाइल्स बताई है ना, इसकी भी सबकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबकी डिफरेंट है। तो हम अलग अलग ग्रेड्स से बात करेंगे तो ग्रेनाइट की ऑफकोर्स ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। सबसे कम इसमें से टेराकोटा की आ जाती है, तो टेराकोटा ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है। ओके, ठीक है, एक बार हमारी फ्लोरिंग हो गई तो अब उसके ऊपर चीज़ें बननी स्टार्ट होंगी। अब इसमें चॉइसेस आई नो अनलिमिटेड है, तो आप मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट बता सकते हैं जो ट्रेंड में है? जैसे आई थिंक पर, मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग कि क्या बताएं, मेरे परगोला आजकल चल रहा है, तो इस तरह के क्या एलिमेंट्स है जो आप प्रेफरेंस देंगे जिसको? अगर टेरेस मेरी खुद की पर्सनल होती है तो मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपकी टेरेस पे एक गजीबो या फिर एक परगोला स्ट्रक्चर परमानेंट होना ही चाहिए, बिकॉज आप छत पे जाओ और अगर आपको एक सुंदर सी बैठने की जगह मिल जाए तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन हैव। तो एक गजीबो या परगोला ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर आप उसको सेमी कवर्ड रखो, आप उसको ओपन रखो या उसको फुली कवर्ड करो, वो आपकी चॉइस है। पर एक परगोला से बहुत चेंज आ जाता है। आप लोगों को होस्ट कर सकते हो, आप प्लांट्स के बीच में बैठ सकते हो, आप वहाँ पे इतनी सारी एस्थेटिक्स लाइट्स होती हैं, ये सब कर सकते हो, तो पूरे स्पेस का जो लुक है वो एकदम परगोला से बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो परगोला इज़ द इन्वेस्टमेंट दैट एवरीबडी शुड मेक इनटू इफ दे हैव अ टेरेस। ओके, तो हम पर्टिकुलरली अगर परगोला की बात करते हैं तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म रेस करना ज़रूरी है? जैसे मैंने कई बार फोटोज एंड देखा है, तो वो ज़रूरी है या फिर उसके बिना भी काम चलता है? आइडियली करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि अगर फ्लडिंग हो रही है टेरेस पे तो सब अंदर भी चला जाए। हम फर्नीचर रखते हैं अंदर, सब कुछ करते हैं, तो हम 4 इंच का जो बेसिक ब्रिक का होता है थिकनेस, हम उतना डेक तो रेस करेंगे ही। अगर आपके पास बाउंड्री वॉल ज़्यादा है और लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप स्टेप्स भी दे सकते हो। Right. मिनिमम 4 इंचेस तो आपको रेस करना ही चाहिए। अगेन आप परगोला की प्लेसमेंट डिपेंडिंग ऑन स्लोप पे देखेंगे। आप पहले स्लोप डिफाइन करेंगे, कहाँ आपकी टेरेस का ड्रेनेज है, उसके हिसाब से परगोला बनाएंगे। ओके, चलिए, मैंने एक बार रेस प्लेटफॉर्म दे लिया, आई एम गेसिंग उसके ऊपर ही हम टाइल्स या कुछ भी हाँ, लगा आप सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं उसके ऊपर टाइल्स। ठीक है, उसके ऊपर जो परगोला बनेगा वो किस मटेरियल का होना चाहिए? और उसमें डिजाइन भी आई थिंक अनलिमिटेड है, तो उसमें आपका क्या प्रेफरेंस रहता है डिजाइन में? तो एक स्टैंडर्ड परगोला जिसमें 5 सीटर फिट हो सकता है, हम उसको 10 बाय 10 लेते हैं। 10 बाय 10 मीन्स 10 लंबाई, 10 चौड़ाई, 10 हाइट ऑल्सो। सो ये एक स्टैंडर्ड है, आपको इतना स्पेस डेडिकेट करना ही करना है। अब परगोला रेज करने की जो बात होती है, 2-3 मटीरियल्स है मार्केट में। सबसे पहले तो MS है, विच इज़ माइल्ड स्टील, और ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है। माइल्ड स्टील में आप स्ट्रक्चर बनवाइए, इसके अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, और
फॉर एग्जाम्पल 14 गेज हो गया, 12 गेज हो गया, तो आपको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि आपको कितना स्ट्रेंथ का स्ट्रक्चर चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं और आप बना सकते हैं। 4x4 का पाइप हो गया, 2.5 का पाइप हो गया, 1.5 का हो गया, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ आप परगोला डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा मटेरियल है आपका वुडन परगोला बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको अपनी टेरेस में एक बैलेनीज़ या वियतनामीज़ फील देनी है तो आप वुडन परगोला ले सकते हैं। वुड आपका थर्मोपाइन होता है मोस्टली, बिकॉज पाइन सॉफ्ट होती है तो उससे डिज़ाइन कार्व्ड हो सकते हैं, बट अगेन इट कम्स विद हाई कॉस्ट एंड हाई मेंटेनेंस। थर्ड है आपका WPC, विच इज़ अ वुडन प्लास्टिक कॉम्पोजिट मटीरियल। इट्स अ मिक्स ऑफ वुड एंड प्लास्टिक। इट्स अ सस्टेनेबल मटीरियल, बट इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक भी होता है। प्लास्टिक के ये जो रीयूज प्लास्टिक होता है उससे बनता है, इट्स सस्टेनेबल मटीरियल, तो विद टाइम थोड़ा फेड होता है, पर ये भी बहुत अच्छा मटीरियल है अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो। और कुछ लोग स्टील का भी परगोला बनवाते हैं, विच आई फील इज़ अ चैलेंज बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसको पेंट करना, ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे वाइडली यूज जो हम करते हैं वो MS है। तो अगर हम MS की बात करें तो गेज मल्टीपल हो सकते हैं, क्या प्रेफरेंस रहता है आपका गेज में कि इतना गेज तो लेना चाहिए? 12 गेज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, आप 12-14 में से चूज़ कर सकते हैं। इससे ऊपर नीचे हम नहीं जाते हैं, जनरली करते हैं। हम हमेशा याद रखें कि जब आप परगोला बना रहे हैं तो उसके जो फ्रेम्स हैं, उसके जो आप चारों तरफ फ्रेम्स लगा रहे हैं, उसके जो लेग्स हैं वो हमेशा 4x4 के पाइप में लगाइए। अगर आप चाहते हैं और थिक हो, बहुत बड़ा परगोला है तो और थिक करिए, बट 4x4 तो आप लगाइए। Okay. अंदर आप जो ग्रिड्स बनाएंगे या डिज़ाइन बनाएंगे वो आप हल्के पाइप में ले सकते हो, बट द फ्रेम वर्क शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट। इसके ऊपर पेंट में कुछ प्रेफरेंस है, किस तरह का पेंट या किस क्वालिटी का होना चाहिए? सो आउटडोर मटेरियल है तो सबसे पहले, और ऊपर से ये MS है, सो सबसे पहले तो रेड ऑक्साइड। सैंडिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ होना चाहिए। जब आपने परगोला बनाया, चेक के इसकी जो वेल्डिंग है उसकी सैंडिंग प्रॉपर्ली हो, जॉइंट्स प्रॉपर हो। जब आप उनको फिल करवा लें उसके बाद रेड ऑक्साइड ज़रूर कराएं, उससे आपके स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ जाएगी, रस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी। और उसके बाद आप कोई भी आउटडोर प्रेफर्ड पेंट विच इज़ UV प्रोटेक्टेड एनामल ले सकते हैं, और उसको मशीन से, हम मशीन यूज़ नहीं करते बिकॉज आई थिंक इट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, तो हम लोग रोलर्स और ब्रशेस से यूज़ करके हम उस पर लेयर्स चढ़ाते हैं, तो उससे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा निकल के आता है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है और ओवरऑल लुक भी अच्छी आती है। ओके। MS के बाद अगर हम वुड की बात करें तो आपने लकड़ी कौन सी लेनी है वो तो बता दिया। आई थिंक पिलर्स का साइज वही 4x4 के पाइप ले सकते हैं, मतलब वुड का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। उसके ऊपर पॉलिशिंग में कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम मतलब बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि छत पे लगाए तो बेकार हो जाएगा उस टाइम बाद। तो वुड बहुत मेंटेनेंस के साथ आती है, स्पेशली व्हेन वी लिव इन अ क्लाइमेट लाइक दिल्ली, जहाँ पे विंटर्स और समर्स दोनों एक्सट्रीम होती है। जो वुड होती है उसका एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस होता है, तो आप देखेंगे तो जो वुडन मटेरियल आउटडोर्स में होता है इट डेवलप्स अ ग्रे लेयर। उसको हम उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोलूँगी, तो उस पर ग्रे लेयर आ जाती है, तो हमें ना टाइम टू टाइम उसको हटाना पड़ता है। तो हटता कैसे, आप उसको सैंड कराओगे 6 महीने में, साल भर में एक बार सैंडिंग होगी अच्छे से, एंड फिर हम उसको, ऑयल होता है, पॉलिश नहीं होती, ऑयल होता है, हम ऑयल से उसको सील कर देते हैं। ओके। तो ये प्रोसेस आपको कराना पड़ता रहता है ताकि आपकी वुड अच्छी दिखे और उसकी लाइफ भी बढ़े। और लगभग कितने टाइम में करवाते रहना चाहिए? डिपेंड करता है, जैसे अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसका जो एज है वो जल्दी जल्दी आपको कराना पड़ेगा, 6 महीने मिनिमम। और अगर थोड़ा ड्राई स्टेट है, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, तो आप साल भर में भी टचअप करा सकते हो। ओके, ठीक है, तो वुडन का भी हो गया। WPC, क्या इसके पाइप्स वगैरह भी आते हैं? क्योंकि देखे नहीं है मैंने। WPC के पाइप्स, पिलर्स सब आते हैं। WPC बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है, इसके लूअर्स आते हैं, इसके प्लैंक्स आते हैं, इसके पाइप्स भी आते हैं, तो इसमें तो बहुत वैरायटी आती है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और WPC बहुत जगह मैंने देखा है, स्पेशली रियल एस्टेट में, जब आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जाते हैं WPC बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। बट पर्सनली इफ़ यू वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, आपको चाहिए कि हम एक इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा अच्छा सोल्यूशन रखें, तो MS इज़ द बेस्ट, क्योंकि MS को आप ईयर ऑन ईयर पेंट भी करा सकते हो। आप किसी कलर से बोर हो गए, आपको अपने टेरेस का एस्थेटिक चेंज करना है, आप उसको पेंट कर सकते हैं। WPC और वुड में ये हमें ऑप्शन नहीं मिलता। परफेक्ट। तो ये तो चलिए हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, भले ही हम MS यूज़ करें, वुड करें या WPC करें। एक मेजर दिक्कत रहती है उसके ऊपर जो कवरिंग हमें करनी होती है ताकि बारिश वगैरह ना आए नीचे, वो किस मटेरियल की करनी चाहिए और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास बेसिकली? सो ये पर्सनल चॉइस है कि आप उसको कवर करें ना करें। हम ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि एकदम बारिश का रन ऑफ नीचे ना आए, बिकॉज हम फर्नीचर रखते हैं नीचे। सो देर आर 3 डिफरेंट आइटम्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। वन इज़ योर फाइबर शीट। फाइबर शीट सबसे चीप होती है और बहुत जल्दी डल हो जाती है, बट जिनका बजट नहीं है वो फाइबर शीट से बेसिक कवर करा लेते हैं।
सेकेंड इज़ योर पॉलीकार्बोनेट शीट विच इज़ वेरी वर्सेटाइल। हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसी को यूज़ करते हैं। पॉलीकार्बोनेट शीट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी ग्लास से आई थिंक 200 टाइम्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होती है। आप उसके ऊपर चढ़ोगे कूदोगे वो कहीं नहीं जाएगी, एंड इट इज़ वेरी लाइट। एंड ग्लास जो आपका टफन ग्लास हो गया उससे तो उसकी प्राइसिंग बहुत ही कम होती है। तो इसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, इसकी भी होती है, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, डिपेंडिंग विंड प्रेशर, डिपेंडिंग योर बजट आप चूज़ कर सकते हैं। हम एक्सटेंसिवली पॉलीकार्बोनेट शीट लगवाते हैं। इसको एक्सपर्ट से लगवाना चाहिए बिकॉज इसके जो जॉइंट्स होते हैं उनको कैसे सिलिकॉन से आप जॉइन करेंगे ये सब देखना पड़ता है। बट पॉलीकार्बोनेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कवर द परगोला। सो दैट्स दैट। एंड द थर्ड इज़ ऑफ कोर्स आपका टफन ग्लास। टफन ग्लास बहुत हैवी होता है, टफन ग्लास बहुत महंगा आता है, बट अगर किसी को एकदम बिल्कुल सीमलेस लुक चाहिए होता है तो टफन ग्लास, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट ट्रांसपेरेंट भी आती है, कलर्स में भी आती है, और ग्लास जो होता है वो एकदम क्लियर होता है। इसके अलावा अगर आपको ऑटोमेशन की तरफ जाना है, आपको थोड़ा लग्जरी परगोला चाहिए, तो टेंसाइल फैब्रिक्स भी आते हैं ऑटोमेटेड, जो कि आपके पूरे रूफ को कवर करते हैं, एंड विद द पुश ऑफ अ बटन आप पूरा रूफ खोल सकते हो। तो टेंसाइल फैब्रिक इज अनदर ऑप्शन। क्या वो इनफ ड्यूरेबल होते हैं, आगे दिक्कत हाँ, तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, बट सब कुछ आउटडोर के लिए ही बनता है, तो दिक्कत कुछ नहीं आती है। ओके, ठीक है। आई थिंक परगोला के बारे में तो हम सब समझ गए। इसके अलावा क्या क्या एलिमेंट्स और हैं जो आप कहते हो कि परगोला के अलावा ये भी होने चाहिए? अगर मेरे पास एक टेरेस है तो मैं उसमें 3 से 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़रूर डालती हूँ। फर्स्ट इज़ योर रिक्रिएशनल एक्टिविटी एरिया विच इंक्लूड्स, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपने ग्रास ग्रो किया या ओपन भी रखा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप बैठे हैं तो आप नेचर को आप अप्रिशिएट Right. कर रहे हैं। तो इट कैन बी अ स्विंग, बेंच, इट कैन बी आउटडोर सीटिंग, अ डाइनिंग एरिया, तो हम वो आउटडोर में रखेंगे, या एक गजीबो भी हो सकता है। दूसरा है हमारे पास देखने के लिए क्या है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इस टेरेस पे प्लांट्स के अलावा क्या है, तो एक विजुअल कॉर्नर ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पर आप वाटर फीचर हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, आप स्पेशल लाइट्स हो गया, ये सब आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर हम एंटर करते ही जब टेरेस में हम एक ऐसे स्पॉट ढूंढते हैं जो सबसे जगह से विजिबल हो, हम उसको एज अ विजुअल कॉर्नर ट्रीट करते हैं और उसको हम डिज़ाइन करते हैं। थर्ड इज़ ऑफ कोर्स योर प्लांटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, आप कितना मेंटेन कर सकते हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है, तो हम उसके हिसाब से प्लांटेशन कर देते हैं। दिस इज़ थर्ड। सो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, और जो फोर्थ एलिमेंट है वो है बेसिक डेकोर। फॉर एग्जाम्पल एम्बियंट लाइट, मूड लाइट्स, डेकोर पीसेज एंड फर्नीचर, ये सब हमारा डेकोर में आ जाता है, जो कि चौथी चीज़ है। ये हम एज पर बजट, एज पर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं। ओके, इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जो है विजुअल कॉर्नर। जैसे रूम्स में मास्टर वॉल बनाई जाती है जो एक फोकस अपनी तरह खींच सके, टेरिस पर विजुअल कॉर्नर सेम काम करता है। इसके आप कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं किस तरह से बन सकते हैं, क्या मटेरियल यूज़ हो सकता है, बजट फ्रेंडली से लेके एक्सपेंसिव तक क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? विजुअल कॉर्नर एक टेरेस पे होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसा कोना होना चाहिए जिसको देखकर आपको बहुत खुशी मिल रही है, एक्सेप्ट फॉर द प्लांट्स। ऑल्सो प्लांट्स, जैसे अगर मैंने बाउंड्री पे प्लांटेशन कर दिया, पूरा ग्रीन है, उसको मैं ब्रेक करने के लिए बीच में कुछ तो डालूंगी। तो विजुअल कॉर्नर की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, बट इट्स जस्ट अ कॉर्नर जिसको देखकर आपको अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आपके पास स्पेस है तो आप स्क्रीन रेज कर सकते हो, जैसे आपने आयरन की स्क्रीन्स रेज कर दी, अगर आपके पास बजट है अच्छा तो आयरन की स्क्रीन रेज कर सकते हो। आप उसमें नेचुरल स्टोन से पैनल्स से प्ले कर सकते हो। रिलीफ वर्क हम नेचुरल स्टोन पे करके पैनल्स जैसे यूज़ करते हैं, हम वुड के पैनल्स रेज करते हैं, तो हमें एक ऐसे स्क्रीन मिल जाता है। अब आप पर स्क्रीन आ गया, उसको हमने पैनलिंग कर दिया डिपेंडिंग ऑन योर बजट। उसके आगे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्कल्पचर्स में, वाटर बॉडीज़ में, या फिर हम कुछ ऐसे एक्सेंट ट्रीज खरीदते हैं जो कि थोड़े एक्सक्लूसिव होते हैं, फिर हम उनसे प्ले करके उनको प्लेसमेंट देकर हम उसको एक कॉर्नर बना देते हैं। विजुअल कॉर्नर में जनरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्थेटिक्स जो आपके पैनल्स से आ जाती है, लाइट्स, वाटर, स्कल्पचर और प्लांट्स, इन सबको मिलाकर हम एक कॉम्पोजिशन तैयार करते हैं जिसको हम विजुअल कॉर्नर कहते हैं। लोगों के घरों में बुद्धा आइडल बहुत कॉमन होता है, तो वो एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि वो एक विजुअल कॉर्नर हो गया। और बाकी तो देयर इज़ नो लिमिट, आप अपने बजट के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा विजुअल कॉर्नर बना सकते हैं। इनमें से आपका फेवरेट क्या है? अगर लेट्स से आपका डिज़ाइन हो रहा है तो आप किस तरह का बनाएंगे? मुझे वाटर फीचर सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मेरे को लगता है मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ तो एक 5 सेंसेस होती है हमारी, सबको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कुछ होना चाहिए। तो अगर मैं एक टेरेस पे बैठी हूँ, मुझे पानी की आवाज़ आ रही है विच इज़ अ वेरी स्लो फ्लोइंग वाटर, तो वो एक एडिशन है मेरे लिए टू माई सेंसेस।
तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक हम ऐसा वाटर फीचर ऐड करें, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, जिससे पानी की आवाज़ सर्कुलेट हो आवाज़ प्लांट्स के साथ और लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा मिले। तो वाटर फीचर विद स्कल्पचर इज़ माई फेवरेट वे टू क्रिएट अ विजुअल कॉर्नर। परफेक्ट। इसके बाद आपने कहा था कि लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइटिंग का थोड़ा हमें एक्सप्लेन करिए कि टेरेस में किस तरह की लाइटिंग लेनी चाहिए। एंड आई नो कि ये बहुत ज़्यादा वाइड चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा एक्शनेबल के अकॉर्डिंग बताइए कि किस तरह की लाइट्स कहाँ लगानी चाहिए। लाइट्स तो हर स्पेस के लिए जान होती है। अगर आपने लाइटिंग ठीक नहीं करी तो आप कितना भी पैसा लगा लो, टेरेस टेरेस नहीं लगेगा। लाइट्स हमारे पास एम्बियंट लाइट और हमारी मूड लाइट और हमारी मेन फोकस लाइट्स, स्पॉट लाइट्स बहुत सारी होती हैं। सो हम जो जनरली यूज़ करते हैं, हम लोग जो आपकी आपकी कोव लाइट्स हो गई वो यूज़ करते हैं, हम स्पॉट लाइट्स यूज़ करते हैं, स्पाइक लाइट्स यूज़ करते हैं प्लांट्स में, या फिर हमें कोई स्कल्पचर हाईलाइट करना होता है तो हम उसके साइड में यूज़ कर देते हैं। फिर वॉल वॉशर्स होते हैं, अप डाउन लाइट्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम बाउंड्री वॉल पे करते हैं। फिर हमारे पास बहुत तरीके की एक्सेंट लाइट्स आती हैं, जैसे पेंडेंट हो गए, शैंडलियर हो गए, बैम्बू लाइट्स हो गई, विकर लाइट्स, पॉलीरैटन लाइट्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए, बार के ऊपर हैंग करने के लिए, ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास बुलार्ड्स होते हैं जो हम परगोला डेक के सामने दे सकते हैं, बाउंड्री वॉल पे लगा सकते हैं। फिर हमारे पास सोलर लाइट्स होती हैं, जैसे हमारे पास सोलर बल्ब्स होते हैं जो हम फेरी लाइट्स जैसे होती हैं, वो हम परगोला में रन कर सकते हैं, प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं। तो लाइट्स बहुत तरीके की होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम जनरली टेरेस पे यूज़ करते हैं। एक आपने कोव लाइट बोला, कोव लाइट कहाँ यूज़ करेंगे टेरेस में? स्ट्रिप लाइट, राइट? हाँ। कोप लाइट इज दैट, Yeah. सॉरी। हाँ, सो हम लोग कोप लाइट को जो जनरली जैसे बेंच बनाया, बेंच के नीचे, Okay, बाउंड्री right. वॉल की टाइलिंग के नीचे पूरा अक्रॉस द टेरेस हम रन कर सकते हैं। आपने डेक बनाया, डेक के नीचे, बेंच के नीचे, हम इन सब चीज़ों के नीचे यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हमारी लाइटिंग भी कंप्लीट हुई, इतना सुंदर टेरेस बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें बैठने के लिए भी जगह चाहिए। उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है? फर्नीचर बनवाएं, बाहर से लाएं तो किस तरह का लाएं कि खराब ना हो, या बेंच वगैरह बनवा सके, तो उसके लिए थोड़ा ओवरव्यू दीजिए हमें। हाँ जी, तो फर्नीचर तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो अपना इन हाउस रखते हैं। आपके पास जो बजट है उसके बेसिस पे आजकल मार्केट में हर तरीके का फर्नीचर मिल जाता है। फर्नीचर का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगी, बेस क्या होना चाहिए। अगर आपके पास बजट है और आप एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट में एक फर्नीचर में देखना चाहते हैं कि हमारा फर्नीचर कभी ख़राब ही ना हो बेस, तो आप एल्यूमिनियम पाउडर कोटेड फर्नीचर रखें, जिसके ऊपर हम लोग पॉली रैटन हो गया, रैटन हो गया, या आपका रोप आता है आजकल, विकर आता है, नेचुरल विकर या फिर सिंथेटिक विकर, ये सब हम फर्नीचर में ले सकते हैं। तो एल्यूमिनियम फ्रेम ले सकते हैं और ऊपर आप कोई भी क्लैडिंग ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपका अगर बजट कम है और आपको चाहिए कि नहीं मुझे 5-6 साल 7 साल का चाहिए, उसके बाद मैं चेंज कर लूँगा, तो आप एमएस फ्रेम ले सकते हैं। एमएस फ्रेम की लाइफ थोड़ी कम होती है, आधी लाइफ होती है, बट उसकी कॉस्ट भी आधी होती है एल्यूमिनियम से, और आप उसका भी फर्नीचर ले सकते हैं। जो टॉप मटेरियल हो गया वो सेम ही रहेगा, रोप, विकर, पॉलीरैटन, और बेस आपका एमएस का हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फैब्रिक की। फैब्रिक आप अपने बजट के हिसाब से, हम लोग तो कस्टमाइज़ करते हैं, अपने बजट के हिसाब से सोफ़ा की थिकनेस, चेयर की थिकनेस सब डिफ़ाइन कर सकते हैं। 4 इंचेस है, 6 इंचेस है, आपको कितना थिक चाहिए, कितना प्लस चाहिए, उसके हिसाब से। अब हम बात करेंगे इस पर क्या फैब्रिक लगाएं। तो आउटडोर के लिए स्पेसिफिक फैब्रिक्स आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट जो कि आपका सन से डैमेज है कितने साल में होगा, या वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी कितनी है। अगर आप आउटडोर फैब्रिक पे वाटर डालेंगे तो उस पर एक लेयर होती है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, बहुत हद तक उसको आप ऐसे झाड़ सकते हो, तो वो आउटडोर फैब्रिक होता है। तो इसके भी ग्रेड्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। बेसिक हो गया, कोई लोग कहते हैं हम 3 साल की गारंटी देते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम 5, जो होटल इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें 10 साल तक की गारंटी आती है। सो ये फैब्रिक्स जो होते हैं कुछ इंडिया में भी बनते हैं और कुछ बाहर से भी इंपोर्ट होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स बजट हम उनको सजेस्ट करते हैं। वैसे फैब्रिक का एग्जैक्ट नाम क्या? जैसे मैंने काफ़ी जगह लेदराइट लोगों को यूज़ करते देखा है कि वो आसानी से साफ़ हो जाता है। आउटडोर में हम लेदराइट यूज़ नहीं करते। हम लोग जनरली कैनवस फैब्रिक होता है, या देयर आर ब्रांड्स लाइक गोरेका, देन ब्रीज, सन एंड ब्रीज हो गया, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके खाली आउटडोर में आते हैं। ये फैब्रिक्स हम जनरली यूज़ करते हैं। लेदराइट तो वी हैव नॉट यूज्ड। अगर आपके पास टेरेस पे पूरा कवर्ड एरिया है, मतलब आपके पास डोर, आपके पास ग्लास रूम है, तब आप लेदराइट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डस्ट आ रही है, विंड आ रही है, एंगल पे रेन आ रही है, तो आप ये सारी फैब्रिक्स ना यूज़ करें। I'm guessing कि अगर कोई भी फैब्रिक लेना है उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए कि यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हाँ, वरना कलर उड़ेगा, कलर फेडिंग और हो पानी जाएगी। से बचाव के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ। ओके, परफेक्ट।
एक इंटरेस्टिंग रील मैंने आपके इंस्टा पर देखी थी एक्चुअली, जहाँ लकड़ी का इस्तेमाल होकर कुछ बेंच वगैरह बनाया जा रहा था, तो उसके लिए मैं थोड़ा क्यूरियस था कि वो क्या है एग्जैक्टली। हाँ, तो हम बेंचेस बहुत बनाते हैं। बेंचेस मेरा तो ये होता है कि अगर आप वॉक कर रहे हो अपनी टेरेस पे तो बीच में एक छोटा सा बेंच ज़रूर दो ताकि आप बैठ जाओ। तो अगेन हम फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद हम उसको क्लैड करते हैं। तो हम लोग थर्मोपाइन यूज़ करते हैं और उससे हम बेंच बनाते हैं। बेंच भी बहुत तरीके की बनती है। एक सिंपल गार्डन बेंच बन गई, एक आपकी बेंच विथ प्लांट बैक बन गया जिसमें आप प्लांट्स भी पीछे ग्रो कर सकते हो और आगे आपकी सीटिंग भी बन जाती है। फिर एक बेंच बनती है जिसमें आप स्टोरेज भी डाल सकते हो। तो बेंचेस तो मेरी फेवरेट है। बेंच आप किसी भी शेप में बना सकते हो, किसी भी साइज़ में बना सकते हो, और आपको टेरेस पे एक बेंच रखना ज़रूरी होना चाहिए। ओके। इसके बाद हम चलते हैं कि टेरेस पर इतना सुंदर टेरेस बन रहा है तो चारों तरफ अक्सर लोग वॉल क्रिएट कर देते हैं। उनका ट्रीटमेंट क्या हो, उन पे मैं टाइल लगवाऊं, उन पे पेंट करवाऊं, या और कुछ ऑप्शन है मेरे पास? आउटडोर में हम ज़्यादा टेक्सचर यूज़ हो जाता है, बिकॉज टेक्सचर एक तो जल्दी से आप गंदा नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता है, और टेक्सचर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ग्रेनी टेक्सचर जो हम यूज़ करते हैं आउटडोर में, सबसे ज़्यादा वो यूज़ होता है। दूसरा, हम ब्रिक क्लैडिंग यूज़ कर सकते हैं, हम स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, हम टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, जैसे अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें वॉश ही करनी है वॉल्स, हमें तो चाहिए आप पूरा परमानेंट इसको कर दो, तो हम टाइलिंग यूज़ कर देते हैं। अब आपको चाहिए कि नहीं मैं तो ईयर बाय ईयर मैं कलर चेंज करूँगा, तो फिर हम उसको खाली प्लास्टर फिनिश टेक्सचर, थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर दे देते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा रस्टिक लुक चाहिए तो हम फिर एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल्स भी दे देते हैं। तो ये सारे आप मटेरियल्स और टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं वॉल ट्रीटमेंट में। इसके साथ हम थोड़ा डेकोर के बारे में जानना चाहेंगे कि डेकोर वाइज हम क्या क्या एलिमेंट्स जो रख सकते हैं, वो वॉल्स पर हो सकते हैं, कुछ कहीं और हो सकते हैं, तो क्या क्या ये एलिमेंट्स हैं? एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग आउटडोर को ऐसे डेकोरेट नहीं कर सकते जैसे हम इंटीरियर्स को करते हैं। दूसरा, हमारी इंडियन फैमिलीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सफाई कौन करेगा। ये क्वेश्चन तो हर रील पे आता ही है मेरा। द थिंग इज़ दैट हमें आउटडोर्स में बहुत ही स्मार्टली प्लान करना पड़ता है। हम लोग इंटीरियर्स में बहुत सारी डिटेल्स डाल देते हैं, आउटडोर में इतना डिटेल में डेकोर नहीं डालना है, क्योंकि जितनी आप चीज़ें डालोगे आपको उतना मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे अगर हम पेंटिंग लगा रहे हैं किसी वॉल पे, मेक श्योर उसके अंदर ह्यूमिडिटी और सीपेज के थ्रू फंगस ना लग जाए। सो हम लोग जनरली जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो रेगुलर कैनवस पेंटिंग्स नहीं होती हैं, या तो हम वॉल म्यूरल्स बनाते हैं या हम सेरेमिक टाइल्स से प्ले करके उसको फ्रेम करके एज अ पेंटिंग यूज़ करते हैं। सो हम जो मटीरियल्स डेकोर में भी यूज़ करते हैं दे हैव टू बी आउटडोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैम्बू है, मैं बैम्बू से कुछ बना सकती हूँ वॉल पे, या मेरे पास बैम्बू मैश है, मैश से मैं कुछ बना सकती हूँ, या मैं टाइल्स को यूज़ करके वॉल पे कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। सो ये डेकोर होता है। आजकल पॉली रैटन की लाइट्स हम बनाते हैं, पॉली रैटन के हम फ्लोर लैम्प्स बनाते हैं। फ्लोर लैम्प्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। प्लांटर्स, इतने डिज़ाइनर आते हैं, प्लांटर्स से आप डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी जो टेबल है, हम इसको जो आपका जो वुड लॉक टेबल होता है वो यूज़ कर सकते हैं, हम स्टोन यूज़ कर सकते हैं, हम इसको स्टोन टॉप बना सकते हैं। मुझे आजकल जो रेजन रिवर टेबल्स है वो बहुत पसंद है, तो हाँ, वो काफ़ी ट्रेंड में आने लग गया हाँ, है। वो टेरेस पे बहुत सुंदर लगती हैं। आप उसको पर्सनलाइज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समबडी जिसको पार्टीज़ का शौक है या ड्रिंक्स करने का शौक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके भी बीच में लगा सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ठीक है, चलिए, एक बार वॉल रेडी हो गई मेरी, डेकोर हो गया, अब इतना सुंदर टेरेस बनाया तो पार्टियाँ भी होंगी, लेकिन पार्टीज के साथ एक प्रिवेसी का थोड़ा मुझे इशू लगता है कि आप बाहर वाले लोग देख सकते हैं, दूसरी बिल्डिंग वाले देख सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि वॉल के ऊपर हम कुछ लगा सकें या नॉर्मल रेलिंग खड़ी कर दें बस? हाँ, सो स्क्रीनिंग, जो पैरापेट स्क्रीनिंग हम इसको बोलते हैं, वो हम जनरली देखते हैं आपका पैरापेट कितना ऊंचा है और आपकी विसिनिटी में, आपकी जो नेबरहुड है उसमें कितने दूर दूर घर हैं। तो अगर आपकी विसिनिटी में आपको लगता है कि नहीं भाई हमें थोड़ी और प्राइवेसी चाहिए, तो आप फिर, अगर आपकी 4 फुट की पैरापेट है, 4 फुट की एवरेज पैरापेट होती है, उसके ऊपर आप 3 फुट का स्क्रीन रेज कर सकते हो। अब ये स्क्रीनिंग आप बैम्बू की बना सकते हो, एमएस फ्रेम पे बैम्बू क्लैड कर सकते हो, आप एमएस फ्रेम पे डब्ल्यूपीसी क्लैड कर सकते हो, आप बाइसन बोर्ड में, सीएनसी में, मेटल में, किसी भी चीज़ में, डिपेंडिंग ऑन दी एस्थेटिक एंड बजट, आप स्क्रीनिंग रेज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, सो हम लाइव स्क्रीनिंग भी करते हैं। लाइव स्क्रीनिंग मतलब प्लांट्स से स्क्रीनिंग। सो देयर आर प्लांट्स जिनको हम, टॉल ट्रीज, जो हम लोग अगर उनको हम डे बाय डे अगर उनको हम ट्रेन करते हैं, मतलब आप जैसे उनकी कटिंग वगैरह करेंगे तो वो एक वॉल जैसा बैरियर बना देती है। अच्छा। जैसे फाइकस एक ऐसा ट्री होता है जो ग्रो करता है टॉल, और अगर आप इकट्ठे उनको लगाएंगे बड़े प्लांटर्स में तो वो एक वॉल क्रिएट कर देगा, तो प्लांट से भी स्क्रीनिंग हो जाती है। एंड तीसरा इज वर्टिकल गार्डन। आप स्क्रीनिंग में वर्टिकल गार्डन में बना दो तो आपके प्लांट्स भी लग जाएंगे, आपकी स्क्रीनिंग भी हो जाएगी।
ओके परफेक्ट, ठीक है। तो इससे मुझे प्रिवेसी का तो आइडिया लग गया। नॉइस का या साउंड को कैसे करा जाए कि थोड़ा बचाव हो सके उससे? प्लांट्स हेल्प करते हैं, एक हद तक हेल्प करते हैं नॉइस रिडक्शन में, बट ओपन स्पेसेस में नॉइस रिड्यूस करने के सोल्यूशंस बहुत कम है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक ग्लास रूम या एक बंद रूम है टेरेस पे, तो आप उसको उसके जो मटेरियल्स यूज़ करते हो उससे आपका नॉइस रिड्यूस हो जाता है। पर आप जनरली ओपन स्पेस में नॉइस रिडक्शन सिर्फ प्लांट्स से थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग से होता है, ज़्यादा हम इसको नहीं छेड़ सकते। ऑलराइट, तो हमने प्लांट की इतनी सारी बात करी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नेचुरली हमें एक बेडिंग चाहिए तो क्या करना चाहिए। लेकिन अब लेट्स से हमें वो नहीं चाहिए, जो आई थिंक मेजॉरिटी लोग लेंगे भी नहीं, उनको पॉट्स एंड प्लांटर्स चाहिए। किस तरह के होने चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए कि वो एस्थेटिकली थोड़े अपीलिंग लगे एंड फंक्शनैलिटी भी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? पॉट्स की बहुत वैरायटी है मार्केट में, आप डिपेंडिंग ऑन अगेन योर बजट आप डिसाइड कर सकते हो। जिसका बिल्कुल भी बजट नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स लोग पता नहीं क्यों प्रेफर नहीं करते ज़्यादा। पूरा टेरेस बनाने के बाद प्लांट्स की बारी आती है, बजट वाइज ऑल्सो। सो अगर आपका बजट नहीं है तो नर्सरी पॉट्स आर गुड। हम बड़े बड़े नर्सरी प्लास्टिक पॉट्स लेते हैं, उसमें हम प्लांटेशन कर देते हैं और दे देते हैं। बट अगर आपको है कि नहीं, दिखना भी अच्छा चाहिए और हेल्थ ऑफ द प्लांट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, फिर हम इन्वेस्ट करते हैं जर्मन पॉलीमर पॉट्स में, फाइबर पॉट्स में, जो Okay. कि यूवी कोटेड होते हैं, फेड नहीं होते हैं, इनकी 10-10 साल की लाइफ होती है। और हम इनका साइज इतना बड़ा लेते हैं कि हम लोग स्पेस देते हैं प्लांट को ग्रो होने के लिए। प्लांट्स जब भी आप पॉट्स चूज़ करें, हमेशा अपना बजट देखें और आप कितने साल उसको यूज़ करेंगे उसके हिसाब से देखें। कभी भी छोटा या फिर एग्जैक्ट साइज़ का प्लांट के हिसाब से आप पॉट ना लें, हमेशा बड़ा लें। दूसरा, आपके सबसे अच्छे पॉट्स अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो रहते तो सीमेंट और टेराकोटा पॉट्स ही हैं, बट उनकी मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाती है। उनके वॉल पे एक लीचिंग लेयर आ जाती है, फिर आप उसको पेंट कराते हो, उनको मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रीपॉटिंग अगर आप कर रहे हो तो वो टूटते ही हैं, बट उनके अंदर प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। राइट। तो आपकी डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट एंड बजट आप चूज कर सकते हो। आपने एक जर्मन, सॉरी आप कुछ कह रहे थे क्या पॉट के बारे में? हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली फूड ग्रो कर रहे हो तो आप प्लास्टिक में फूड ग्रो ना करें, ग्रो बैग्स यूज करें या सीमेंट के पॉट्स में फूड ग्रो करें। प्लास्टिक में हमें नहीं करना है। ऑलराइट, तो आपने बीच में एक जर्मन पॉट्स का नाम लिया, जर्मन ये पॉलीमर। जर्मन पॉलीमर, ये मेरे लिए भी कुछ नया है, तो क्या है ये और क्या फ़ायदा होता है प्लांट्स के इनसे? जर्मन पॉलीमर एक मटेरियल है जो थोड़ा हाई एंड फाइबर से हाई एंड होता है। इट्स अ कॉम्पोजिट ऑफ 2-3 मटेरियल्स विच आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट ये जो फाइबर पॉट आपके बाजार में मिलते हैं ना, जो 700-800 रुपये का आपको एक 18 इंच का पॉट मिल जाएगा, उससे महंगे होते हैं। बट इनमें बहुत सारे रिसाइकलेबल मटेरियल्स डले होते हैं, प्लास्टिक के ग्रेन्स डले होते हैं और फाइबर्स भी डले होते हैं, इन्फ्यूज होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और आप इसको कितने भी धूप में रखोगे इसका कलर नहीं जाएगा। और ये इसका जो लुक होता है वो ऑलमोस्ट स्टोन होता है। मतलब अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का जर्मन पॉलीमर पॉट रखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने स्टोन के पॉट्स रखे हैं। और इनकी बहुत शेप्स, बहुत साइजेस आते हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े साइजेस में भी आते हैं। तो ये अगर हम पॉट्स लाते हैं तो जाहिर सी बात है रखेंगे तो पता चलेगा पॉट्स हैं, राइट? बट कई जगह मैंने देखा है कि लोग अलग से आई थिंक प्लानिंग के दौरान ही ब्रिक से एक पूरी बाउंड्री बनवा लेते हैं। आई थिंक दैट सेम एज जो आपने शुरू में हमें बताया था। प्लांट बेड्स, तो उसमें पूरा प्रोसेस सेम रहता है? प्लांट बेड्स अगर आप बनाएंगे तो प्लांट्स बेड मिनिमम आप 2 फीट्स वाइड रखें, क्योंकि 2 फीट्स हमें ग्रोथ चाहिए होती है स्पेस के लिए। और लेंथ आप डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट कर सकते हो। 18 इंचेस मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जब आपने बना लिया, उसके बाद बेसिक जो वाटर प्रूफिंग होगी पहले वो होगी, फिर हम ड्रेनेज डेवलप करेंगे, जैसे हम ग्रास ले करते हुए टाइम करते हैं। आप नीचे खंगर डाल सकते हो, आप नहीं डालना तो ड्रेन सेल्स डाल सकते हो। उसके ऊपर आप जियो टेक्सटाइल शीट डालोगे, देन सॉइल डालोगे एंड देन प्लांटेशन करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हर दूसरा बिल्डर देता है वो है प्लांट बेड, बट दे मेक इट सो बैड, ड्रेनेज भी नहीं निकालते। तो आप अगर प्लांट बेड बना रहे हो तो आप उसमें एक एग्जिट तो निकालेंगे वाटर की, वो वाटर आउटलेट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बेड कभी भी प्रॉब्लम। प्लांट्स की हेल्थ क्यारी या फिर रेज बेड में सबसे अच्छी इसलिए रहती है बिकॉज उसको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। Alright. और आपको अगर आप एक टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और आपकी टेरेस की लोड बियरिंग कैपेसिटी है तो आप ज़रूर बनवाएं, क्योंकि प्लांट्स की हेल्थ और जो ग्रोथ क्यारी में होती है ना वो किसी में नहीं होती है। और आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे बार बार पॉट्स खरीदना है या मुझे इतना सारे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि पॉट्स की कॉस्ट बहुत हाई होती है। राइट। तो हमने इतना सब किया तो अब थोड़ा सा एक बार फायर एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी की भी बात कर देते हैं कि स्विचेस किस तरह के हों कि वो सेफ रहें ऐसे में, तो उसके लिए कोई रिकमेंडेशन है?
स्विचेस आप हमेशा, बिकॉज आउटडोर्स हैं तो ऑफ कोर्स आईपी रेटिंग हम हमेशा देखेंगे, ठीक है। आप जो भी वायरिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर आप परगोला में वायरिंग कर रहे हैं लाइट के लिए, सो मेक श्योर कि कंड्यूटिंग प्रॉपर हो, कवर्ड हो, ताकि कोई भी एक्सपोज वायर ना रहे। मेक श्योर आपका आयरन स्ट्रक्चर है उसमें आप जब वायरिंग डाल रहे हो तो प्रॉपरली सब कुछ सील होना चाहिए ट्यूब्स में, वाटर प्रूफ शीट्स में, सॉरी कंड्यूट पाइप्स में, सो दैट कोई शॉक लगने का प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, जब आप स्विचेस वगैरह लगाएंगे तो ऑफ कोर्स स्विचेस आप ऐसी जगह नहीं लगाएंगे जहाँ पे डायरेक्टली बारिश आती है, आप उसको थोड़ा साइड में लगाएंगे या उसको कवर करेंगे। तो ये बेसिक है। ऑफ कोर्स जो वायरिंग आप इंटीरियर्स में यूज़ करते हो, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो हीट ज़्यादा ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो आप सब जो इंटीरियर्स में ध्यान देते हो वही हमें आउटडोर्स में ध्यान देना है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंटीरियर्स आउटडोर्स में। बस आप जब परगोला स्पेसिफिकली या मेटल स्क्रीनिंग की आप जब लाइटिंग करते हैं तब वहाँ केयरफुल रहना है बस। ऑलराइट, हमने इतने सारे एलिमेंट डिस्कस किए, बट आई थिंक हमने एक स्किप कर दिया कि अगर हमें छोटा सा बार यूनिट बनाना है टेरेस पर, तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन हो, क्या हाइट लूँ, किस मटेरियल का यूज़ करूँ, और क्या क्या पॉइंट्स है जो उसमें मुझे पता होने चाहिए। बार्स बहुत फेमस हैं आजकल, हम लोग बहुत बार्स बनाते हैं। जनरली हम जो बार की लेंथ लेते हैं हम 8 फीट्स लेते हैं। हाइट डिपेंड करता है, आप जनरल जो आप बार का स्टैंडर्ड्स होते हैं आप उसके हिसाब से भी हाइट ले सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा लो बार चाहिए आप लो बार भी ले सकते हो। कुछ लोगों को बार के जैसे यूज़ नहीं करना होता, उनको एक बूफे काउंटर जैसा चाहिए होता है, तो हम उसकी हाइट लो रखते हैं। लोग जो डबल लेयर्ड बार होता है जिसमें 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऊपर सर्विंग होता है, नीचे आपका प्रिपरेशन काउंटर होता है, तो डबल काउंटर्ड बार भी हम बनाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूटिलिटी। फिर हमें बार में ये याद रखना चाहिए कि हमें बार में, अगर आप एक होस्ट हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली पार्टीज होस्ट करते हैं, तो आप एक छोटा सिंक ज़रूर लगवाएं। फिर बार के अंदर आप कितना, जैसे आपके अगर स्टोरेज बनवाई तो मे बी यू कैन ऐड अ स्मॉल रेफ्रिजरेटर, बट आपको देखना पड़ेगा कि कितना एक्सपोज हो रहा है वहाँ पे। दूसरा, आप शेल्फ ज़रूर बनवाएं ताकि आप अपने ग्लासेस, थोड़ी क्रॉकरी वहाँ पे रख सकें, प्रॉपरली सील्ड हो हर तरीके से। और अगर हम बार बना रहे हैं तो आई वुड ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप सिविल का ही बार बनवाएं। आप उसमें स्टोन लगाएं, टाइल्स लगाएं। और अगर आपकी टेरेस नहीं अलाउ कर रही है कि सिविल का नहीं बनवाना है या मेरे को मूव करना है बार, तो आप बहुत सारी जैसे MS फ्रेम लगवा के उस पर क्लैडिंग करके, स्टोन की क्लैडिंग कर दो, टाइल्स लगा दो, उससे भी आप बार बना सकते हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है, बार का भी हमें पता लग गया। इसके अलावा क्या कुछ वास्तु कंसिडरेशन है जो मुझे करने चाहिए ऑन द टेरेस, लेट्स से मैं मानता हूँ तो? वास्तु थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ। एक तो हम कभी भी साउथ में कभी भी वाटर फीचर नहीं लगाते। अगर आपको वाटर फीचर लगाना है तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में लगता है, तो वाटर फीचर हमेशा अवॉइड करें, बिकॉज साउथ इज अ डायरेक्शन ऑफ फायर। सो नेवर पुट वाटर फीचर अगर आपका साउथ है तो। दूसरा, आई थिंक प्लांट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाते हैं, तो हमें ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बट अगर किसी को स्पेसिफिकली जोनिंग करानी है कि हमें यहाँ पे कलर्स यूज़ करने हैं नहीं करना, तो हम फिर वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं। एक वाटर फीचर है जो साउथ में आपको नहीं रखना चाहिए। प्लांट्स की सबसे अच्छी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप प्लांटेशन करें तो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती है। बार यूनिट के साथ आपने एक स्टोरेज की बात बोली थी, तो वहाँ से मुझे आया कि स्टोरेज अगर मुझे बनवानी है अपने टेरेस पर, तो मैं क्या ध्यान रखूँ, क्या लकड़ी यूज़ करूँ, या क्या किस मटेरियल का बनवाऊँ और कहाँ बनवाना बार चाहिए? स्टोरेज और जनरल जनरल, लेट्स से जनरल। हाँ, तो पैंट्री आप ज़रूर, पैंट्री या स्टोर रूम हम जब बनवाते हैं तो अंदर जैसे आप इंटीरियर्स में बनवाते हैं, आप अपनी सेक्शंस बनवाइए, आप अपनी स्लैब्स बनवाइए, आप स्टोन डाल सकते हैं, आप उसमें HDHMR लगवा सकते हैं, उनसे आप अपनी स्लैब्स बनवा सकते हैं। कवरिंग्स भी सेम इंटीरियर जैसे होगा, बस आपका जो डोर है बाहर का आप वो डिसाइड करिए, आपको ग्लास चाहिए, UPVC चाहिए, उसके डिपेंडिंग ऑन योर एस्थेटिक्स एंड योर बजट। एल्यूमिनियम चाहिए, आप उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक हमने लगभग हर एक पॉइंट कवर कर दिया है, तो एक बार हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो है खर्चा, कॉस्ट। आई नो ये बहुत वाइड है, हर चीज़ डिपेंड करती है मुझे क्या चाहिए, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, लेकिन एक मिनिमम बजट लेट्स से क्या होना चाहिए कि टेरेस ठीक ठाक बन जाए? जनरली इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बिकॉज एक तो हमारे पास आउटडोर में वॉल्स नहीं होती कि हम पर स्क्वायर फीट रेट निकाल दें। राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। जनरली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास बेयर टेरेस है जहाँ पे आपकी फ्लोरिंग हुई हुई है, वाटर प्रूफिंग हुई हुई है, आपको बनाना है स्ट्रक्चर विच इज़ परगोला, आपको बेसिक 5 सीटर चाहिए, आपको एक विजुअल कॉर्नर और कुछ प्लांट्स चाहिए, और आपको लाइट्स चाहिए विद अ बार। ये जनरली 5 to 7 lakhs में हो जाना चाहिए। वेरी बेसिक, अगेन मैं क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं स्पेसिफिक हो रही, क्योंकि अगेन आपने क्या फ्लोरिंग पसंद की है, क्या फिनिशेस हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट वेरी बेसिक अगर आप टेरेस बनाने जाओगे, बहुत बेसिक टेरेस, मिनिमम 5 to 7 lakhs मिनिमम लगेगा। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा आंसर आने वाला है, बहुत I think बेसिक है this is एक्चुअली, good. इसलिए मैं ना कॉस्ट का पार्ट Right. जनरली भी नहीं टच करती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। राइट।
नाउ व्हाट हैपेंस इज आपकी टेरेस पे अगर स्लोप का प्रॉब्लम है फिर आप स्लोप फिक्स करोगे। Correct. अगर आपकी टेरेस में फ्लोरिंग का है तो बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है ये चीज़। राइट। इसके अलावा कुछ DIY क्विक टिप्स आपके पास हैं जो आप लेट्स से मेरा पूरा बना हुआ है और मुझे ये सब नहीं करना, लेकिन कुछ एक छोटी टिप की कम से कम ये कर लो, खुद ही कर लो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है इसमें। सो मैंने तो बहुत DIYs अपने टेरेस पे भी करे क्योंकि स्टार्टिंग में व्हेन वी स्टार्टेड इतना बजट नहीं था एंड मैं एक्सपेरिमेंट्स करती थी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गजीबो नहीं है, अगर पूरा आप MS स्ट्रक्चर नहीं रेज करना चाहते तो आप लोग पोल्स रेज कर सकते हो। पोल्स रेज करके आप टेंसाइल फैब्रिक यूज करके उसको कवर कर सकते हो। पोल्स MS फ्रेम। MS के पोल्स आप जो शू में नीचे बाइंड करा के आप लगवा सकते हो। 4 खाली पोल खड़े कर दिए एंड वो आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास डेक बनाने के नहीं है बजट तो आप खाली आर्टिफिशियल ग्रास भी ले करके फ्लोरिंग को डिमार्केट कर सकते हो, जोन्स बना सकते हो। दूसरा, फर्नीचर जो है, फर्नीचर आप थोड़ा सा चीप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्टैकेबल चेयर्स हैं तो आप चेयर्स का भी यूटिलाइजेशन करके आप आउटडोर्स में उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक टिप्स हैं। बाकी अगर आपको विजुअल कॉर्नर जैसे चाहिए तो हम स्कल्पचर्स ना लें। अगर स्कल्पचर्स भी ले रहे हैं तो जैसे स्टोन ना लेके हम फाइबर स्कल्पचर ले लें, FRP स्ट्रक्चर ले लें, तो हम स्कल्पचर्स वहाँ से ऐड कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम अपसाइकिल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वर्की सीटिंग बनानी है, लो सीटिंग बनानी है, तो मैं वुडन पैलेट्स जो शिपिंग में यूज़ होती हैं मैं उनको यूज़ करूँगी। उनको मैं सैंड करके पॉलिश करके और उसके ऊपर सीट लगा के आई वुड मेक अ लो सीटिंग। सेम टेबल भी बन जाएगा। मैंने ऐसे बहुत बार किया है। या फिर आपके पास बड़े बड़े जो डिस्कार्डेड कार टायर्स होते हैं, आप उसको भी उसको रोप से वीव करके उसकी सीट्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आप अपनी टेरेस को वैसे भी अच्छा बना सकते हैं। परफेक्ट। तो हमारे सारे पॉइंट तो कवर हो गए हैं, लेकिन अब हम एक थोड़ा सा फन सेक्शन में चलते हैं। सो इस फन सेक्शन का नाम है रैपिड फायर। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, रूल सिंपल है, आपको फटाफट से आंसर देना है शॉर्ट में, ओके, लाइक बिना सोचे, लेकिन 1-2 सेकंड का भी गैप नहीं मिलेगा आपको। 1 सेकंड Right. Yeah, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल टेरेस या बिग टेरेस, आप क्या डिजाइन करना पसंद करोगे? स्मॉल टेरेस, बिकॉज वो ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, उसमें काम करने में मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है। ठीक है, परफेक्ट। बेस्ट फ्लोरिंग फॉर एक्सट्रीम हीट, दिल्ली की गर्मियां झेलनी है, बेस्ट फ्लोरिंग कौन सी होगी? लाइट कलर्ड विट्रिफाइड टाइल्स। ओके। मस्ट हैव प्लांट फॉर योर टेरेस गार्डन। फाइकस। क्यों? बहुत हार्डी है, दिल्ली का टेम्परेचर झेल जाता है और ग्रो भी बहुत जल्दी होता है। ओके। एक ऐसा ट्रेंड जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है टेरेस पर? ग्लास रूम्स, क्योंकि बहुत हीट ट्रैप होता है, मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। ठीक है। बजट फ्रेंडली टेरेस अपग्रेड जो सबको करने चाहिए? इन्वेस्ट इन सम पॉट्स और एक अच्छा फर्नीचर। ऑलराइट। वन कॉमन मिस्टेक पीपल मेक इन टेरेस डिजाइनिंग? बेसिक लेआउट ही ठीक से नहीं होता। दे डोंट पुट द लेआउट स्लोप के अकॉर्डिंग नहीं करते लेआउट, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्लोप के अकॉर्डिंग मतलब जहाँ स्लोप है वहां पर स्लोप गोला का लगा ध्यान देंगे? देके आप जोनिंग करिए, स्लोप का ध्यान देके आप लेआउट बनाइए। स्लोप इज एवरीथिंग ऑन अ टेरेस। ऑलराइट। अगर सिर्फ एक लाइटिंग एलिमेंट चूज करना हो, वो कौन सा होगा फॉर योर टेरेस? बहुत बड़ा शैंडलियर बैम्बू का बना हुआ। ऑलराइट। इसकी मुझे आपसे इमेज चाहिए होगी यहाँ लगाने के लिए। ओके, आई हैव इट। ठीक है। फेवरेट मटेरियल फॉर परगोला, वुड, मेटल या बैम्बू? मेटल, बिकॉज बहुत वर्सेटाइल होता है। ऑलराइट। पार्टी रेडी टेरेस के लिए मस्ट हैव फीचर? बार। बार। ऑलराइट। अगर सिर्फ एक चीज ऐड करनी हो टेरेस में तो वो क्या होगी? परगोला, डेफिनेटली। ऑलराइट। आपके रैपिड फायर काफी रैपिड थे। मुझे थोड़ा रुकना पड़ रहा था क्वेश्चन पढ़ने के लिए, बट आई थिंक दैट वाज रियली 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 ग्रेट। रैपिड फायर नहीं, पूरा का पूरा कंटेंट, आई थिंक दैट वाज सुपर्ब। बहुत पावर पैक्ड गया, बहुत इंफॉर्मेशन पैक्ड गया। तो इसी के साथ हम पॉडकास्ट के अंत में पहुंच गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, ये कमाल की जानकारी हमें देने के लिए। एनी क्लोजिंग नोट जो हमारी ऑडियंस को आप कहना चाहोगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट। और आप जब भी गार्डन बनाएं हमेशा अपने हिसाब से बनाएं। आप दूसरों को ट्रेंड्स में देखकर क्या है वो सब ना बनाएं, बिकॉज गार्डन इज़ अ लेबर ऑफ लव और टाइम आपको ही देना पड़ेगा आपका गार्डन मेंटेन करने के लिए। तो आप जो भी बनाएं, कुछ भी मटेरियल सेलेक्ट करें, जितने भी प्लांट्स लगाएं, आप अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से लगाएं, ट्रेंड्स पे ना जाएं। ये हमारे पॉडकास्ट का अंत है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। जो इन्फॉर्मेशन हमने दी, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एक्शनेबल आपको मिले होंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट आपको क्या करना है वो आपको पता लगा होगा। एंड फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल तो ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप वहाँ से आके अप्रोच कर ही सकते हैं। बट एनी हाउ
ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, हमें कुछ इंप्रूव करना है तो वो भी जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अब मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।